सो वो भी वहां पे डिवाइड होते जाएगा वहां पे, राइट। ओके, देन यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, सो ईस्ट कैन ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। सो ईस्ट जो है, डिफरेंट डिफरेंट जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है, सो उनके प्रेजेंस में जनरली ग्रो होता है। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड जो है, उसके बाद सिट्रिक एसिड, ठीक है, एंड टार्टारिक एसिड। तो ये सारे एसिड के नाम दिए हुए हैं। सो इन एसिड्स के प्रेजेंस में ही जो है इस जो है वो ग्रो होता है, और ये जो एसिड्स है, ठीक है, ये नेचुरली वहां पे पाए जाते हैं, राइट। एंड ऑल्सो ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एसिड पीएच एंड इन अप टू 18% इथेनॉल मेनी ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ 55 to 60% सुक्रोज, ठीक है। तो जो है हम बोल सकते हैं कि जो भी ईस्ट है, ठीक है, तो उनमें उनके ग्रोथ के लिए, ठीक है, जो भी सुक्रोज है, ठीक है, तो वो वहां पे चाहिए होता है ना, शुगर जो होता है वो चाहिए होता है, ठीक है। और आप देखोगे कि हर एक इसमें हर फूड में जो है, तो हम इसको शुगर को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। तो वो तो कहीं सब में पाया ही जाता है। क्यों क्यों क्योंकि वो CHO से बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और आपको पता है कि जो भी फंगस है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका एनर्जी जो है, उसकी एनर्जी का सोर्स क्या होता है, कार्बन होता है, राइट। तो वही है, तो सुक्रोज जो है उसके प्रेजेंस में ही वो जो है वो ग्रो होता है, ठीक है, क्योंकि उन सुक्रोज में से उनको कार्बन जो है कार्बन कंपोनेंट जो है वो मिलता है, ठीक है, जिससे उनको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हेल्प, यानी फर्दर जो सेल डिवीजन वगैरह है, ठीक है, फर्दर प्रोसेस के लिए वो हेल्पफुल होता है, जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है उस प्रोसेस के थ्रू, राइट। मेनी कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट ranging from creamy to pink to red. The asco and arthroporous of some are quite heat resistant. ठीक है, सो एस्को एंड आर्थ्रोपोरस, इसका मीनिंग मैंने बताया था, तो कोई बता पाएगा? मैंने पिछली इसमें बताया था, एस्कोपोरस क्या होता है और आर्थ्रोपोरस क्या होता है। कुछ ऐसा सेक्सुअल असेक्सुअल कुछ ऐसा बोला था, या स्पोर्स वगैरह कुछ ऐसा बोला था। तो आई होप अभी भी आपको समझ में आ जाए। कुछ सिलेंड्रिकल ऐसा कुछ बोला था, ब्लॉक्स होते हैं और वहां पे जो है सिलेंड्रिकल शेप में जो है, नहीं आ रहा है, ओके ठीक है। तो एस्कोपोर जो है, ठीक है, तो ये जनरली स्पोर होता है, ठीक है, जो एस्कस जो है सिलेंड्रिकल शेप, जो हम कहते हैं कि जो भी ईस्ट होगा, ठीक है, तो वो जो शेप होगा उसका, उसके अंदर जो है, ठीक है, तो जनरली एस्कस जो है वो रहता है, ठीक है। सो बेसिकली इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ स्पोर, ठीक है। सो और ये जो है एस्कस, ठीक है, तो ये जनरली हम बोल सकते हैं कि जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, सो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर में जनरली प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पे मैंने एक और टर्म का यूज किया था, आर्थ्रो स्पोर्स, ठीक है। सो आर्थ्रोस्पोर्स का जो मीनिंग है, ठीक है, सो आर्थ्रोस्पोर्स बेसिकली जो स्पोर होता है, यानी स्पोर का ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पर यहाँ पे एंडोस्पोर नहीं होता, ठीक है। एस्कोस्पोर में एंडोस्पोर होता है, ठीक है, सो इसमें नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो है, ठीक है, आर्थ्रोस्पोरस, ठीक है, तो ये सेक्सुअल बॉडी जो है उससे उसका प्रोडक्शन होता है या फिर प्रोड्यूस होता है, ऐसा हम वहां पे कह सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे हम देखते हैं ना कि कहीं कहीं पे वहां पे जो है स्ट्रक्चर या फिर जो भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, तो वो जनरली ऑर्गेनिज्म तो होते हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, राइट। और वो बेसिकली जो है एक साथ आके फिर उसकी कॉलोनीज बनती है, राइट। तो ये जनरली बस फिर जो हायर प्लांट्स वगैरह है, ये उनमें ही पाए जाते हैं। तो इस तरह के हम उसको कह सकते हैं कि जो ऑर्थोस्पोर्स और एस्कोस्पोर्स जनरली दीज आर दी स्पोर लाइक बॉडीज, पर जो
एस्कोस्पोर्स होता है, ठीक है। तो वहां पे एंडोस्पोर नहीं होता, पर आर्थ्रोस्पोर में एंडोस्पोर होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी जो है, अगर आप पूछोगे कि मैम एंडोस्पोर क्या होता है, ठीक है, तो ये आपको 12th में था। तो एंडोस्पोर जो होता है, ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंडोस्पोर नहीं है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी कहलाई, ठीक है। तो इस तरह से जो है एंडोस्पोर जो है वो हम बोल सकते हैं कि स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो उसमें आस्को में जो है नहीं पाया जाता, पर इसमें आर्थ्रोस्पोर्स में होता है। So, the asco and arthrospores of some are quite heat resistant. Okay, so heat resistant generally वो होते हैं। देन यहाँ पे जेनेरा दिया हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट जेनेरा दिया हुआ है, जीनस दी हुई है, ठीक है। तो पहला तो है कैंडिडा। आप अगर एग्जाम्पल आपको पूछते हैं, ठीक है, तो आप इसमें से जो है 2-3 लिखे तो भी चलेगा, अगर थ्योरी एग्जाम होती है तो। नहीं तो ऑनलाइन जो है तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पर जो है ये मेन 5 है मैंने जो लिखे हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, तो उतने कुछ काम के नहीं है, ठीक है। तो आपको उतना डिटेल में नहीं आएगा, पर हो सकता है कुछ जैसे चीज वगैरह है, जैसे हमने देखा बियर प्रोडक्शन है फ्रूट जूसेस का, तो वहां पे फर्मेंट करने के लिए जो भी जैसे कॉफी वगैरह है, ठीक है, जैसे ग्रेन्स वगैरह है, उसको माल्ट किया जाता है, माल्टिंग प्रोसेसिंग होती है। तो वहां पे फिर कौन से जो है यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस में कौन से स्पीसीज जो है इन्वॉल्व रहते हैं, कल्चर यूज किया जाता है, तो उसका नाम अगर हो सकता है पूछ सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि ये सारे नाम जो है याद रखने में तो डिफिकल्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो पर हो सकता है ऑनलाइन में जो है जेनेरा वगैरह पूछ सकते हैं, कि जैसे वहां पे पूछ सकते हैं कि कैंडिडा जो है ये मोल्ड है, बैक्टीरिया है या ईस्ट है, इस तरह से पूछ सकते हैं, राइट। तो ये तो फर्स्ट है ईस्ट। तो उसका जेनेरा दिया हुआ, जीनस दिया हुआ है। सो मेंबर्स ऑफ द कैंडिडा जीनस फॉर्म शाइनिंग white colonies and cell contain no carotenoid pigments, ठीक है, नो कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स, ठीक है। सो कैरोटेनॉइड्स आपको पता होगा क्या है, कोई बता सकता है क्या है? अरे आपका जो विटामिन वगैरह, विटामिन ए वगैरह हो गया होगा ना, ठीक है, वहां पे ग्रीन येलो कलर्ड वगैरह, ठीक है। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं दीज आर द कैरोटेनॉइड्स, ठीक है। जो भी प्लांट हो या जैसे अलगी हो, जैसे कलरफुल रहता है ना, जो पिगमेंट रहता है उसको, रेड ऑरेंज पिगमेंट होती है जो कैरोट्स में ज्यादा फाउंड होती है। राइट राइट। सो यानी सिर्फ कैरोट्स में नहीं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हो, यानी जो कलर पिगमेंट्स निकलते हैं, ठीक है, उसको कैरोटेनॉइड्स बोला जाता है। जो बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं, उसके बाद कुछ अलगी अल्गीज में भी अलगी पाए मैम। जाते हैं, हाँ, मोल्ड्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे, यानी हम कह सकते हैं कि 700 के ऊपर, यानी मैं हो सकता है मैं ज्यादा बोल गई, ठीक है, पर जो है 500 टू 700 के रेंज में जनरली उनका यानी हम बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स है उसके, राइट। सो कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस is the most prevalent inputs. In general, some members are involved in the fermentation of cocoa beans as a component of kefir grains and many other products including beers and juices. ठीक है, so यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, ठीक है, केफिर ग्रेन्स, ठीक है। तो केफिर ग्रेन्स का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा? आपने केफिर सुना होगा ना, एक जो फर्मेंटेड मिल्क होता है, ठीक है, एक ड्रिंक होता है केफिर करके, ठीक है, जो हम बोल सकते हैं कि थिन योगर्ट, यानी अपना बटर मिल्क कैसा होता है उस तरह का ही होता है, ठीक है। तो वो जनरली केफिर ग्रेन्स जो होते हैं उससे जनरली वो तैयार होता है, ठीक है। तो ये जो केफिर ग्रेन्स है, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि जो भी ग्रेन्स होते हैं ना, और उसका जो भी जिलेटिन लाइक कंपोनेंट होता है, ठीक है, उससे जनरली ये केफिर जो है वो तैयार होता है, ठीक है।
और हम बोल सकते हैं कि जैसे जो केफिर है उसकी वजह से अदर कल्चर जो है एक टेक्सचर या फिर हम कह सकते हैं एक फ्लेवर जो है, ठीक है, मिल्क या फिर जो ग्रेन सॉरी योगर्ट वगैरह है तो उसको मिलता है, ठीक है। सो जनरली ये केफिर जो है केफिर ग्रेन्स जो है वो केफिर बनाने के लिए यानी फर्मेंटेड जो मिल्क होता है, थिन मिल्क होता है, जो योगर्ट जो यानी उसको योगर्ट कहता कहा जाता है, थिन योगर्ट करके, ठीक है। तो उसमें जनरली तो ये केफिर जो है उसको बनाने के लिए जनरली जो सिम्बायोटिक कल्चर्स है, ठीक है, तो वो जनरली यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हम बोल सकते हैं कि ये होता है, ठीक है। और ये न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज बहुत होती है केफिर में, ठीक है। केफिर में तो केफिर ग्रेन्स, तो केफिर ग्रेन्स यानी जो ग्रेन्स जो है उसका जो जिलेटिनियस पार्ट है जो केफिर बनाने में ही यूजफुल होता है। उसके बाद sorry, Debaromyces. So Debaromyces is one of the most prevalent yeast genera in the dairy products. It can grow in 24% NaCl sodium chloride and at an AW water activity जिसको हम कहेंगे as low as 0.65. Okay? Then third है Pleurophyllomyces. So Pleurophyllomyces SPP produces beta galactosidase and are vigorous fermenters. Okay, fermenters यानी fermentation process में काम में आते हैं, right? So beta galactosidase and are vigorous fermentators of sugars including lactose. K. Maraxianus is one of the most prevalent yeast in dairy products. So kefir grain and causes cheese spoilage. तो जनरली ये जो के मैरेक्सियानस जो है, ठीक है, तो ये जो ईस्ट है जनरली डेयरी प्रोडक्ट्स में उसके बाद केफिर ग्रेन जो है उसके प्रोडक्शन के लिए और जो चीज उसके प्रोडक्शन के लिए और जनरली ये जो होता है ये जो ईस्ट है, ठीक है, सो ये चीज को स्पॉइल भी कर सकता है। देन उसके बाद रोडो टोरुला, ठीक है, सो रोडो टोरुला तो ये जो जीनस है, ठीक है, सो ये भी एक तरह का ईस्ट ही है, ठीक है। सो दी जीनस रोडो टोरुला कंटेन्स मेनी साइक्रोटॉपिक स्पीसीज, ठीक है। सो कोई बताएगा साइक्रोटॉपिक यानी क्या होगा, बताइए जनरली साइक्रोट्रॉपिक जो है, ठीक है, सो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। सो साइकोट्रॉपिक स्पीसीज यानी हम कह सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, या फिर जो भी यानी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर इसको एज अ बैक्टीरिया की तरह लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो स्पीसीज है, ठीक है, सो जनरली कम टेम्परेचर में भी जो है वो ग्रो होते हैं, ठीक है। साइक्रोट्रॉपिक स्पीसीज बोला जाता है उनको, ठीक है। सो दे आर फाउंड ऑन फ्रेश पोल्ट्री, श्रिम्प्स, फिश एंड बीफ, सम ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ बटर, ठीक है। सो साइक्रोट्रॉपिक स्पीसीज जो है, ठीक है, तो जनरली बहुत सारे साइक्रोट्रॉपिक स्पीसीज जो है इस जीनस में पाए जाते हैं, ठीक है। सो जनरली वो फ्रेश पोल्ट्री हो, श्रिम्प्स हो, फिश हो, बीफ हो, तो उनके जो है सरफेस में पाए जाते हैं और जो है बटर के सरफेस में भी वो ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद साइक्रोमाइसिस, तो साइक्रोमाइसिस आर स्पोरोजीनियस and multiply by lateral budding and produce spherical spores in aspi. They are diploid and do not ferment lactose. Okay, so ये फिफ्थ जेनेरा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो जनरली ये मल्टीप्लाई होते हैं बडिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और जो स्पेरिकल स्पोर जो है, ठीक है, तो वो एस्कस जो होता है उसके अंदर जो है यानी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और अंदर जो होता है एस्कस होता है और एस्कस के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यानी मैं सिर्फ सिलेंड्रिकल ही नहीं, अलग अलग स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जैसे बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो वो वहां पे जनरली एस्कस के या फिर एस्की बोलते हैं उसको, ठीक है, तो उसके अंडर जो है वो बडिंग प्रोसेस के थ्रू वो प्रोड्यूस होते हैं,
ठीक है, दे आर डिप्लॉयड एंड डू नॉट फर्मेंट लैक्टोज, ठीक है, तो उनको डिप्लॉयड कहा गया है और वो लैक्टोज जो है उसको फर्मेंट नहीं करते, ठीक है। तो अगर डिप्लॉयड की अगर बात करें तो डिप्लॉयड मीन्स क्या होता है कि जो भी यानी जो जैसे अभी यहाँ पे हर एक का डीएनए होता है, राइट, तो वहां पे जो भी क्रोमोसोम के पेयर्स होंगे, ठीक है, तो उसको जनरली उसमें से एक पैरेंट जो होगा, ठीक है, तो उसको डिप्लॉयड यानी हम बोल सकते हैं कि कहा जाता है, ठीक है, यानी सेल और न्यूक्लियस हम उसको कह सकते हैं, ठीक है, जैसे हेप्लॉइड कहते हैं, ठीक है, उसके बाद डिप्लॉइड कहते हैं, ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि सेट, कंप्लीट सेट कहेंगे उसको, ठीक है, डिप्लॉयड यानी टू कंप्लीट सेट उसको कहेंगे, ठीक है, तो इस तरह से। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में किस तरह के 23 क्रोमोसोम्स सिंगल इसमें से आते हैं, राइट, सिंगल पैरेंट में से, ठीक है, तो वो जो पेयरिंग होगी एक एक सेट 23 के 23 में दो पेयर करके जो सेट्स रहेंगे, ठीक है, तो उनको डिप्लॉयड कहा जाएगा, राइट, तो इस तरह से वो हम कह सकते हैं कि यानी जो भी क्रोमोसोमल पेयरिंग है, ठीक है, उसको डिप्लॉयड कहा जाता है, माने वो डिप्लॉयड इसमें ही प्रेजेंट रहते हैं और वो एक फिर सिंगल जीन जो है कभी कभी वो वहां पे रह जाता है, तो वो फिर जैसे एक सिंगल जीन रहा तो वो अगर जैसे वुमन है और मेल है तो वुमन का एक जीन वहां पे जो है एक साथ आएगा और मेल का वाई जीन एक साथ आता है, एक्स वाई, इस तरह से वो पेयरिंग बनती है, राइट, तो वो जो पेयरिंग बनेगी उसको फिर डिप्लॉयड कहा जाता है, यानी दो सिंगल सेल जो है सॉरी जो सेल है वो वहां पे रहते हैं, तो उसको डिप्लॉयड कहा जाता है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट, सो राइपनिंग ईस्ट लाइक lactic acid bacteria are also produced in specialized fermentators under strict hygiene conditions but with different nutrient sources and growth parameters, ठीक है, तो हर एक ईस्ट के ग्रोथ का, ठीक है, रेट जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, हो सकता है कुछ ईस्ट जो है मिनिमम टेम्परेचर में जो है वो ग्रो कर ले, ठीक है, किसी के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगे, ठीक है, तो वो ईस्ट के जो एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है, तो जो भी ग्रोथ पैरामीटर्स है, ठीक है, तो वो वहां पे उसके ऊपर ही डिपेंड वहां पे होगा। So notably, this fermentation needs to be conducted under aerobic, ठीक है, कंडीशन, तो एरोबिक कंडीशन यानी ऑक्सीजन या फिर एयर के प्रेजेंस में, राइट, तो एरोबिक कंडीशन के अंदर जो है वो ईस्ट जो है जनरली फर्मेंट होता है, राइट, तो इसलिए आप अगर देखोगे कि ब्रेड का जब डो बनता है, ठीक है, तो बहुत सारी जो है एयर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, इसलिए वो डो जो है, ठीक है, वो फर्मेंट होके डबल शेप ले लेता है, डबल या ट्रिपल शेप ले लेता है अगर आप ब्रेड का वगैरह देखोगे, ठीक है, और फिर उसका ब्रेड बनाने के लिए नॉकिंग टेक्निक जो है वो यूज की जाती है ताकि जो भी एयर है वो निकल जाए, और इसके बाद फिर से जब ब्रेड बनाने का प्रोसीजर होता है, जब उसको शेप दिया जाता है तो फिर से उसको प्रूफिंग के लिए रखते हैं, ठीक है, प्रूफ करने के बाद में फिर से वो जो है डो जो है वो फिर से एयर एक्युमुलेट कर लेता है, ठीक है, तो इस तरह से फिर ब्रेड बनाई जाती है, तो इस तरह से, so they are concentrated and mainly available as a freeze dried powders, right, so वो dried powders के जो form में generally मिलते हैं, so the baker's yeast is commercially produced on a nutrient source which is rich in sugar, usually molasses, right, so by product of sugar refining, ठीक है, सो मोलासेस आपने देखा होगा, ठीक है, तो जनरली माल्टिंग प्रोसेस वगैरह होती है तो तब वो जनरली मोल आपने देखा ब्लैक कलर का जो है एक सिरप जैसे थिक सिरप होता है मोलासेस, राइट, तो सो जनरली शुगर रिफाइनिंग के दौरान जो है, ठीक है, तो ये वो बाय प्रोडक्ट जो है वो तैयार होता है मोलासेस, वो जनरली बेकिंग में वगैरह यूज होता है, so Baker's is commercially produced on a nutrient source which is rich in sugar,
usually molasses byproduct of the sugar refining. So the fermentation is conducted in large tanks. Once the yeast fills the tank, it is harvested by centrifugation. ठीक है, सेंट्रिफिकेशन यानी पर्टिकुलर एक स्पीड होती है और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के थ्रू जो है वो हम बोलेंगे जो भी मिक्सचर होगा, ठीक है, तो वो एक ही डायरेक्शन में जो है वो घूमते जाएगा, ठीक है, सेंट्रिफ्यूज होगा. सो इट इज हार्वेस्टेड बाय सेंट्रिफ्यूगेशन, ठीक है, गिविंग एन ऑफ वाइट लिक्विड नोन एज अ क्रीम ईस्ट. दिस इज फर्दर प्रोसेस्ड ऑफ सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, सो ईस्ट किस तरह से तैयार किया जाता है, ठीक है, सो वो वहां पे बताया है. सो 3 डिफरेंट टाइप्स की ईस्ट यहाँ पे जो है बताए गए हैं. सो कॉम्प्रेस्ड ईस्ट, ठीक है, सो कॉम्प्रेस्ड ईस्ट के बारे में बताया है. स्टिल वाइडली यूज्ड कमर्शियली. इट इज अ सॉफ्ट बीज, ठीक है, बीज सॉफ्ट बीज यानी ऐसे हम कह सकते हैं कि ग्रेइश ग्रीनिश कलर का जो है, ठीक है, हाँ ईस्ट वो होता है और उसके सॉलिड ब्लॉक जो है, ठीक है, वो वहां पे होते हैं, ठीक है, विद लिमिटेड स्टोरेज प्रॉपर्टी. लिमिटेड स्टोरेज प्रॉपर्टी यानी बहुत कम इसमें हम वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो उसमें भी स्पॉइलेज हो सकती है. उसके बाद एक्टिव ड्राई ईस्ट. ड्राइड इज प्रेजेंटेड इन ग्रैन्यूल्स और ब्रेड्स बीड्स एंड नीड्स टू बी रीहाइड्रेटेड बिफोर इट कैन बी यूज्ड. ठीक है, सो एक्टिव ड्राई ईस्ट यानी इसको रिहाइड्रेट किया जाता है. रिहाइड्रेट मींस अगर आप देखोगे तो ये एक्टिव ड्राई ईस्ट जो होता है, ठीक है, तो ग्रेन्स में पाया जाता है जो ब्रेड मेकिंग में, ठीक है, जनरली काम में आता है. तो उसको क्या करते हैं, रिहाइड्रेट मींस एक तो उसको बाउल में लेके जो है उसमें शुगर का वाटर शुगर वाटर जो है वो ऐड किया जाता है, उसको एक्टिव किया जाता है, ठीक है, वो फिर फूलने लगते हैं. उसके बीड्स जो होते हैं वो ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, राइट, तो वो जैसे जैसे शुगर सिरप जो है वो उसमें ऐड होने लगता है, ठीक है, तो वो फूलने लगते हैं. यानी शुगर सिरप नहीं बनाना होता है, कुछ ही ग्रेन शुगर के ऐड करने होते हैं, क्योंकि जो जैसे हमने बोला कि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए होती है ना फर्दर प्रोसेस के लिए, ठीक है, सो जो सेल्स है, ठीक है, उसके मल्टीप्लाई या फिर वर्किंग के लिए जो भी वर्किंग है, तो यही है कि जो ड्राई ईस्ट है उसको एक्टिवेट करने के लिए जो है एनर्जी का सोर्स चाहिए होता है, तो वो शुगर से मिलता है. जिसकी वजह से वाटर में थोड़ा शुगर ऐड करना पड़ता है. उसके बाद जो ग्रैन्यूल्स है वो अगर ऐड करो और कुछ देर रखो तो वो फूलने लगते हैं. फिर वो ग्रेन्स जो है फिर यानी जो ईस्ट होगा एक्टिव ईस्ट फिर वो ब्रेड मेकिंग के लिए काम में आता है, जो हम घर पे भी ब्रेड जो है वो बना सकते हैं, राइट. उसके बाद इंस्टेंट ईस्ट. सो वैक्यूम पैक्ड फाइन पाउडर दैट हैज बिकम पॉपुलर इन होम ब्रेड मेकिंग एज इट इज इजी टू यूज. ठीक है, सो इंस्टेंट ईस्ट भी यूज होता है. सो इंस्टेंट ईस्ट के लिए जो है रिहाइड्रेट करने की कोई जरूरत नहीं होती. सीधा आप जो है फ्लोर है, ठीक है, जैसे मैदा है, ठीक है, तो उसमें अगर डाल दो, ठीक है, और बाकी का जो भी आपको जो कुछ डालना है और फिर उसको जो है आटा जैसे गूंथ लो, ठीक है, तो वो अपने आप एक्टिव हो जाता है. इस तरह से जो है ड्राई ईस्ट को एक्टिव करने की जरूरत नहीं होती. इंस्टेंट ईस्ट को आपने सीधा फ्लोर में डाला, ठीक है, और बाकी की प्रोसीजर जो है आप करने लगे, ठीक है, तो वो एक्टिव हो ही जाता है. उसको इंस्टेंट ईस्ट बोलते हैं, यानी उसको पहले ही जो है एक्टिव करने की या रिहाइड्रेटेड करने की कोई जरूरत नहीं होती. ठीक है, तो इस तरह से 3 टाइप्स जो है वो दिए हुए हैं. पहला तो है कॉम्प्रेस्ड ईस्ट, एक्टिव ड्राई ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट. ठीक है, तो ये जो ईस्ट है इनको बेकर्स ईस्ट जनरली बोला जाता है. जनरली बेकिंग के लिए काम में आते हैं, राइट. उसके बाद हम जैसे यहाँ पे डिफरेंट भी दिया हुआ है, ठीक है, सो किस तरह से बेकिंग में ये काम में आते हैं. सो ईस्ट इन फूड प्रोडक्शन. सो ईस्ट हैव 2 मेन यूजेस इन फूड प्रोडक्शन. फर्स्ट इज बेकिंग एंड देन सेकंड जो है मेकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस. ठीक है, सो पर्टिकुलरली बेकिंग में सबसे ज्यादा काम में आता है. उसके बाद जो है सेकंड अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है उसके प्रोडक्शन में भी काम में आता है. So they have been used in this way since ancient times. There is evidence that ancient Egyptians used yeast in bread making, and we have been making fermented drinks like beer and wine for millennia. So baking. तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्शन.
तो जनरली बेकिंग में यूज होता है। तो बेक्ड गुड्स लाइक ब्रेड, राइस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट एज अ रेजिंग और लिवनिंग एजेंट। ठीक है, इसको लिवनिंग एजेंट भी कहा जाता है। ठीक है, मराठी में इसको, कोई मराठी वाला है यहाँ पे तो उसको मराठी में एक अच्छा शब्द है फुगवके बोलते हैं उसको। ठीक है, फुगवके। सो लिवनिंग एजेंट उसको कहा जाता है। सो द मोस्ट कॉमन ईस्ट यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग इज सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीसीज जो यूज हुई है, कल्चर यूज हुआ है ब्रेड बेकिंग के लिए ईस्ट का, तो यहाँ पे वो नाम दिया हुआ है सैक्रोमाइसिस cerevisiae, right? It feeds on the sugars present in the bread dough, producing the gas carbon dioxide. This forms the bubbles in the dough, causing it to expand. Other ingredients in the mixture have an effect on the speed of the fermentation. Sugar and eggs speed it up, fats and salt slow it down. राइट, तो इसलिए जब भी मैंने एग्जांपल ये भी दिया था कि एक्टिव ईस्ट का हमेशा जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए जब ईस्ट को एक्टिव करना होता है तो शुगर एक मीडियम माना जाता है। ठीक है, जो भी शुगर आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बोला तो इसके लिए कार्बन लग रहा है वहां पे, राइट। तो यहाँ पे कार्बन कहाँ से मिलता है, शुगर सोर्स से ही वहां पे मिलता है। क्योंकि शुगर का अगर फॉर्मूला आपको पता होगा CHO होता है, राइट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये तीन मेन कंपोनेंट जो होते हैं उससे मिलके ही जो है शुगर या फिर जो सैकराइड्स जो बोलते हैं वो तैयार होता है, राइट। तो इसलिए वो कार्बन जो है यहाँ पे लगेगा, तो गैस है उसके प्रोडक्शन, राइट। सो वही वो बताया गया है। सो अदर इंग्रेडिएंट्स इन द मिक्सचर हैव एन इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ फर्मेंटेशन। शुगर एंड एग स्पीड इट अप एंड फैट एंड सॉल्ट स्लो इट डाउन। तो हमेशा जो फैट वगैरह है, ठीक है, तो वो लास्ट में ऐड करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, या फिर जैसे क्या बोलते हैं जो छोटे छोटे कपकेक्स वगैरह होते हैं तो उसकी प्रोसेस भी आपको पता है। ठीक है, जो डो का ये है यानी बैटर वगैरह है, ठीक है, वो अलग होता है और जो बटर और शुगर का वो अलग होता है। इस तरह से भी होता है, पर वहां पे ईस्ट नहीं होता। ठीक है, अगर ब्रेड मेकिंग की अगर बात करो तो वहां पे हमेशा बटर वगैरह वो लास्ट में ही ऐड करते हैं, लास्ट में ही उसको जो है एक टेक्सचर देने के लिए, ताकि वो ऊपर की जो लेयर है वो ड्राई ना पड़े। इसलिए हमेशा उसको ऑयलिंग की जाती है या फिर बटर जो है वो लगाया जाता है, और हमेशा यानी ग्लॉसी रहे वो टेक्सचर जो है ऊपर का, ये कड़क ना बने, तो इसकी वजह सॉफ्ट बना रहे, इसकी वजह से फिर वहां पे ऐड किया जाता है लास्ट में, ये पहले ऐड नहीं करते। और सॉल्ट भी अगर बात करें, ठीक है, तो बेकिंग में सॉल्ट जो है बहुत कम यूज होता है। ठीक है, पहले ईस्ट का मिक्सचर बनाया जाता है, उसके बाद ही सॉल्ट जो है ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो प्रोसेस होती है। ठीक है, ज्यादातर जो इंस्टेंट ईस्ट का जब काम होता है तो वहां पे सॉल्ट यूज नहीं किया जाता। अगर बेकिंग में आपको फर्मेंटेशन ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो फिर वहां पे सॉल्ट का यूज नहीं किया जाता है। हाँ, पर अगर सपोज जैसे मैंने बोला कि एक्टिव ईस्ट का अगर यूज करते हो तो कभी कभी वहां पे जो है यानी वो एक्टिव ईस्ट को रिहाइड्रेट करने के लिए जो है उसको एक्टिव बनाने के लिए शुगर और जो सिरप होता है या फिर स्मॉल ग्रैन्युलर शुगर के डाले जाते हैं, वाटर का जो है मिक्सचर जो होता है उसमें फिर ईस्ट जो है एक्टिव करने के लिए डाला जाता है, और उसके बाद में फिर डो में ऐड किया जाता है। ठीक है, वो एक साथ उसमें सॉल्ट नहीं डाला जाता कभी, नहीं तो वो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसको स्लो कर देगा, राइट। तो इस तरह से उसके बाद ब्रेड मेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे दो मिनट, तो ब्रेड एंड ब्रीविंग जो है वो बाद में देखेंगे, वाइन मेकिंग। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारे वायरस पैरासाइट हाँ सॉरी प्रोटोजोआ एंड अलगी जो है वो बच जाते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए, और प्लीज आप क्या इसका स्क्रीनशॉट निकालते जाइए। ठीक है, क्योंकि यही देने वाली हूँ। ठीक है, सो थैंक यू ऑल, चलो बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल।